नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में ना हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स ईच स्टेटमेंट वन बाय वन। यानी अगर एक प्रोग्राम में 10 लाइनें लिखी हुई हैं या 10 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो पहली स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। अक्सर ये होता है कि जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कैन ग्रो टू हंड्रेड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स। मिसाल के तौर पे हम अगर कोई कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें हो सकता है 1000 लाइनें हो सकता है 500 लाइनें हो सकता है 2000 लाइनें हो। So it gets messy and it gets complicated when especially we have to write the large programs in JavaScript, क्योंकि जब बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिन्होंने रिपीट होना होता है। यानी सिमिलर टास्क या सिमिलर काम बार बार होने होते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम एक बड़े प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं स्मॉलर चंक्स में या स्मॉलर पोर्शंस में, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, फंक्शंस। Yani a large program is normally divided into multiple subprograms. Each subprogram, or you can say a function, each function can perform a specific task. यानी लेट सपोज आपकी 100 लाइंस है तो आप 100 लाइंस को ब्रेकअप करके क्या कर दें, छोटे छोटे फंक्शंस बना दें। फंक्शन इज नथिंग बट अ चंक ऑफ कोड, अ पीस ऑफ कोड विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना हो तो हम क्या करें, उन दो नंबर्स को ऐड करने की जितनी भी लॉजिक है उसे हम 4 या 5 लाइनें रिक्वायर्ड होती हैं उसके लिए, उनको हम एक नाम दे दें। जिस तरह हम एक वेरिएबल को एक नाम दे के बाद में कहीं भी उस वेरिएबल को यूज़ करना होता है तो हम उसे उसके नाम से रेफ़र करते हैं। तो हम एक दफ़ा फंक्शन डिफ़ाइन कर देते हैं और उस फंक्शन को लेटर ऑन उसके नाम से बार-बार कॉल करते हैं जितनी दफ़ा हमें वो चाहिए। ख़ैर, सादा तरीन डेफिनिशन ये है कि फंक्शन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, यस इन फैक्ट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने का तरीका क्या है कि आप, अच्छा नॉर्मली हमने ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शंस यूज़ किए हैं। जैसे मैं अगर ये लिखूँ ना अलर्ट, तो हमने अलर्ट यूज़ किए। हम ये कहते थे कि आप अलर्ट के अंदर कुछ भी लिखें, अब अगर आप इस प्रोग्राम को चलाएँगे तो हमें हमारे ऊपर क्या आ जाएगा, ब्राउज़र के ऊपर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसके ऊपर हेलो का मैसेज प्रिंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि अलर्ट एक फंक्शन है, जो फंक्शन पहले से लिखा पड़ा है। अच्छा, जब हम फंक्शन लिखते हैं ना तो फंक्शन को 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक फंक्शन को डिफाइन करना और दूसरा फंक्शन को कॉल करना। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, इसका मतलब है मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया। मैंने ये नहीं, ये एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं बताया कि एक डायलॉग बॉक्स शो हो, उसकी क्या पोजीशन हो, उसकी टॉप से क्या पोजीशन हो, लेफ्ट से क्या पोजीशन हो, राइट से क्या पोजीशन हो, उसके ऊपर कि कितने बटन्स हों, ये मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये अलर्ट जो है, ये जावास्क्रिप्ट का पहले से पार्ट है। तो ऐसे फंक्शंस जिनको हम डिफाइन नहीं करते, हम सिर्फ उन्हें क्या करते हैं, कॉल करते हैं। उनकी फंक्शनैलिटी ब्राउज़र में पहले से डिफाइंड या इम्प्लीमेंटेड है। जब हमें हम उन फंक्शंस को उसी नाम से कॉल करते हैं, तो वो अपना एग्ज़ीक्यूशन या अपना आउटपुट हमें दे देते हैं। तो ये जो, जब भी आपको कोई वर्ड इस तरह मिले कि वर्ड लिखा हो या कोई भी नेम लिखा हो और इमीडिएटली फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट्स जिन्हें कहते हैं, इनके अंदर ये चीज खाली भी हो सकती है, यहाँ कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, यहाँ कोई नंबर भी हो सकता है, यहाँ कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जो कुछ भी फंक्शन के अंदर होगा यानी पैरेंथेसिस के अंदर होगा, इसे हम बोलेंगे फंक्शन का पैरामीटर। ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, फंक्शन के पैरामीटर्स कब रिक्वायर्ड होते हैं, ये तो बात की कहानी है। लेकिन सिर्फ अगर ये जो काम हमने जितने भी पहले कीवर्ड जिससे पहले पढ़े हैं ना, उनको हम क्या कहेंगे, बिल्ट इन फंक्शन या सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, जो कि पहले से जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं। और ये बेसिकली फंक्शन कॉल है। अब इसी तरह हमने प्रॉम्प्ट भी पढ़ा, इसी तरह हमने कंफर्म वगैरह भी पढ़ा। जितने भी कॉमनली यूज होने वाले फंक्शंस है ना, वो तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं और ब्राउजर का पार्ट है। लेकिन कुछ फंक्शनैलिटीज या कुछ लॉजिक्स ऐसी होती हैं जो यूजर खुद से लिखता है। उसके लिए हमें फंक्शंस भी क्या करने पड़ते हैं, खुद अपने कस्टम फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिन फंक्शंस को डिफाइन हम करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फंक्शन का कीवर्ड। ये लाजमी लिखना है आपने। जब भी जहां भी कहीं फंक्शन आए,
इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से एक फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। फंक्शन की डेफिनेशन से मतलब ये है कि मैं ये स्पेसिफाई करने जा रहा हूँ कि ये फंक्शन क्या करेगा, कौन सा काम परफॉर्म करेगा। सो मैंने फंक्शन लिखा और दूसरे नंबर पे फंक्शन का कीवर्ड तो हमेशा फंक्शन ही रहेगा, ये हमेशा फंक्शन ही लिखना है आपको। इसके साथ जो भी लिखते हैं आप, ये आपकी मर्जी का नाम होता है। इसे हम कहते हैं फंक्शन का आइडेंटिफायर। जिस तरह हम वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से लिखते हैं ना, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं कि स्पेशल सिंबल ना हो बीच में, नंबर से स्टार्ट ना हो, वो सारे रूल्स यहाँ भी अप्लाई होते हैं। फंक्शन कीवर्ड के बाद जो भी वर्ड हम लिखते हैं, दैट वुड बी फंक्शन आइडेंटिफायर, यानी फंक्शन का नाम कहलाएगा ये। और उसके बाद आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स लिखें, सॉरी पैरेंथेसिस लिखें, और उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट लिखें। ये एक फंक्शन को डिफाइन करने का सिंटैक्स है। दैट्स इट। अब ये फंक्शन का कीवर्ड है कि जब भी आपको फंक्शन लिखना है तो आपको ये फंक्शन का कीवर्ड देना है। उसके बाद स्पेस दे के फंक्शन का आइडेंटिफायर यानी फंक्शन का नेम है, ये आपकी चॉइस का हो सकता है। क्योंकि मैं ये फर्स्ट फंक्शन लिख रहा हूँ तो मैंने इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, टेस्ट नाम दे दिया। नहीं कर सकते। जो मैंने कहा ना कि जैसे वेरिएबल को नाम देने के रूल्स है ना, वैसे ही इसको नाम देने के रूल्स हैं। फंक्शन के नेम में स्पेस नहीं हो सकता। फंक्शन का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। फंक्शन के नाम में कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता सिवाय अंडरस्कोर के। यानी वेरिएबल के नाम में भी अंडरस्कोर हो सकता है और फंक्शन के नाम भी। अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल यानी हाइफन नहीं इस्तेमाल हो सकता, एम्परसेंड नहीं इस्तेमाल हो सकता, क्वेश्चन मार्क, स्टैटिक, डॉट, कॉमा, कुछ भी स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं हो सकता। सॉरी, हाँ, नहीं। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे ये आप का मोबाइल है। जब आप ये मोबाइल नया लेते हैं ना, तो इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं जो पहले से इम्प्लीमेंट हुई हुई होती हैं बाय डिफॉल्ट। मतलब स्क्रीन में कैसे डिस्प्ले होना है, इसका डिस्प्ले कैसे होना है, इसकी थीम कौन सी होनी है, इसका फॉन्ट साइज कितना होना है, इसकी कौन सी सेटिंग्स क्या है। तो अब उन सेटिंग्स में भी कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनको कस्टमाइज किया जा सकता है और कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनको कस्टमाइज नहीं किया जा सकता। तो जिनको कस्टमाइज किया जा सकता है तो वो तो आपके इख्तियार में होती हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, जिसमें बिल्ट इन फंक्शन है, तो बिल्ट इन फंक्शन का मतलब क्या है? अगर आप उनमें चेंजेस कर सकें तो फिर वो बिल्ट इन तो ना हुए ना, फिर तो वो कस्टम फंक्शन हो गए। नहीं, हम नहीं कर सकते उसको। यानी बिल्ट इन का मतलब ये है कि उसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो, हाँ, अगर हम करना चाहें तो फिर हमें बड़े डीप लेवल की चेंजेस करनी पड़ेंगी जावास्क्रिप्ट की अपनी कोर एपीआईज़ में या कोर उसके अंदर जाके चेंज करनी पड़े, और वो नॉर्मली तब लोग करते हैं जब बहुत ज़्यादा कोई हाइली एक्सपर्ट होते हैं, जो आज तक अभी तक मैंने भी नहीं की कभी किसी। लेकिन नॉर्मली अभी तक आपने देखे ना 2-3 अलर्ट बॉक्सेस, ये हम कभी यूज़ नहीं करेंगे, या एट मैक्स यूज़ करेंगे तो डिबगिंग के लिए या यूजर को कोई वार्निंग मैसेज देने के लिए। वो भी हम कस्टम बॉक्सेस खुद बनाएंगे, अलर्ट की तरह का बॉक्स हम खुद बनाएंगे अपना HTML में, और फिर उसकी पोजीशन हम अपनी चॉइस से डिसाइड करेंगे कि कहाँ हमें शो करना है, कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना। दैट कैन बी डन, और वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इसके जो अपने डिफॉल्ट यूआई एलिमेंट्स हैं, कुछ 4-5 डायलॉग बॉक्सेस, उनको हम नहीं छेड़ सकते। ठीक। सो ये टेस्ट नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अच्छा, जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे उसका सिंटैक्स यही होगा। आप हमेशा पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिखेंगे, और फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, ये कर्ली ब्रैकेट्स आपने ऑब्जेक्ट के लिए भी इस्तेमाल की थी, लेकिन अब आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि अगर इससे पीछे ये पैरेंथेसिस और फंक्शन का नाम नहीं होगा तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्या होंगे? ऑब्जेक्ट लिटरल्स। अगर ये इस नोटेशन में या इस सिंटैक्स में लिखा होगा तो फिर ये क्या होगा? फंक्शन की डेफिनेशन। क्लियर? अब मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन करेगा क्या। अब कोई भी फंक्शन जो मैं लिखता हूं, तो उसके चूंकि ये कस्टम फंक्शन है, ये यूजर डिफाइंड है, तो इसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है ये मेरी चॉइस में जो मर्जी इसमें इसके अंदर लिख दूं। अगर मैं सिर्फ फिलहाल लिखूं कंसोल डॉट लॉग और हेलो, आपको ये तो पता ना कंसोल क्या करता है? नहीं पता? कुछ देखा हो पीछे तो पता हो ना। अगर मैं ये लिख दूं अलर्ट, तो ये क्या करेगा ये तो पता है ना, राइट? अब मैंने ये कहा कि मैंने एक फंक्शन लिखा, और इस मैंने उस फंक्शन में क्या लिखा? एक अलर्ट। लेकिन अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा।
ठीक, रीजन क्या है? रीजन ये है कि सिर्फ फंक्शन को डिफाइन कर देना काफी नहीं होता। जब भी आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसको डिफाइन करने के बाद उस फंक्शन को कॉल भी करना होता है। बिल्कुल जैसे हम अलर्ट लिखते हैं ना, तो अलर्ट बेसिकली क्या है? सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, तो हम अलर्ट और पैरेंथेसिस सिर्फ क्या शो करता है कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ये फंक्शन डिफाइन किया हमने, ये उस वक्त तक नहीं चलेगा जब आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। कॉल करने का तरीका क्या है? फंक्शन का नाम लिखें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स डाल दें। अब ये पूरी चीज बनी है, ये फंक्शन डेफिनेशन है और ये फंक्शन कॉल है। कोई भी फंक्शन आप डिफाइन कर दें, उसे कॉल ना करें, तो फंक्शन एग्जीक्यूट, किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है कि उसे डिफाइन करने के बाद क्या करें? कॉल भी करें। अब अगर मैं यहां जाऊंगा तो मुझे क्या मैसेज मिला? हेलो। अच्छा, एग्जैक्टली नेस्ट कर दिया। अब प्रीवियसली क्या होता था कि अगर मैं इस अलर्ट को बगैर यूजर डिफाइंड फंक्शन के यहां लिख दूं, तो ये फंक्शन खुद कॉल हो रहा है, तो ये किसी भी इटसेल्फ वो उसकी कॉलिंग और कॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये फंक्शन किस फंक्शन, यानी ये वाला अलर्ट किसको कॉल कर रहा है? जो ब्राउजर के अंदर पहले से बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है। लेकिन अब चूंकि मैंने इसको अपने फंक्शन के अंदर रख दिया, तो अब कंट्रोल अंदर इस फंक्शन के आएगा ही तब जब इस फंक्शन को कोई, तो इस फंक्शन को कॉल करूंगा कैसे? टेस्ट के साथ। जब टेस्ट के साथ मैं कॉल करूंगा तो ये कहाँ ढूंढेगा? टेस्ट नाम का फंक्शन ढूंढेगा। जहां उसे टेस्ट नाम का फंक्शन मिलेगा, ये उसके अंदर कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा और इसके अंदर एक नहीं, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके वापस आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ए के बजाय 10 अलर्ट लिखूं, आई एम अ स्टूडेंट, इस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो देखिए मैंने क्या कहा था? प्रोग्राम फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी? अ पीस ऑफ कोड और अ चंक ऑफ कोड या ग्रुप ऑफ लाइंस दैट आर गिवन अ नेम। ये क्या है? ग्रुप ऑफ लाइंस हैं जिनको मैंने एक नाम से डिनोट कर दिया। अब जब भी मुझे ये सारी लाइनें एग्जीक्यूट करवानी है, व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट हैव टू कॉल दैट फंक्शन बाय इट्स नेम। और जब मैं ये काम करूंगा तो वो सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। अभी फॉर एग्जांपल हेलो में ओके करूंगा तो उसने क्या कहा? आई, फिर ओके करूंगा तो एम अ स्टूडेंट, और फिर खत्म। तो यूं यूजर डिफाइंड फंक्शन में एक लाइन हो या 100 लाइनें हो, जब भी आप उसको कॉल करेंगे तो वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या होंगी? और जब ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी फंक्शन के अंदर, तो कंट्रोल वापस किधर आ जाएगा? इस फंक्शन के अंदर। अब इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर मुझे यही काम जो इस फंक्शन में लिखा है 2-3 दफा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इसी फंक्शन को दोबारा कॉपी पेस्ट करूंगा। अगर मैं बगैर फंक्शन के लिखता ये सारी लाइनें 1 2 3 4 5, अगर मुझे यही 5 लाइनों का सेट 3 दफा प्रिंट कराना होता तो मुझे कितनी लाइनें लिखनी पड़ती? 5 3 15। लेकिन इसे फंक्शन के अंदर रखा तो वो 15 लाइनों का कोड सिमट के कहाँ आ गया? Reusability. Instead of writing the same statements over and over again, I have wrapped them into the function and I'm calling that function to as many times as needed. अब अगर मैं कहूंगा तो कितनी दफा चलेगा? पहली कॉल पे एक दफा पूरा फंक्शन चलेगा, और एक दफा पूरा फंक्शन चलने का मतलब क्या है? वो चारों की चारों या 5 की 5 स्टेटमेंट्स चलेंगी। फिर जब कंट्रोल वापस आएगा अगली लाइन में, तो फिर टेस्ट फंक्शन कॉल होगी, ये फिर उधर ही जाएगा, फिर वो सारी 5 की 5 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। फिर जब कंट्रोल वापस आएगा तो फिर टेस्ट कॉल होगा, तो ये फिर टेस्ट के ऊपर चला जाएगा और सारा का सारा फंक्शन एग्जीक्यूट करके दोबारा। ये क्लियर है? अब जरा देखिएगा, हेलो आई एम अ स्टूडेंट एक दफा हो गया। अब फंक्शन वापस कहाँ आ गया? अगले टेस्ट पे। ये दोबारा शुरू करेगा, हेलो आई एम अ स्टूडेंट। अब किस पे आ गया? तीसरे टेस्ट पे आ गया, और हेलो आई एम अ स्टूडेंट। और अब क्या होगा? आगे कुछ भी नहीं है, खत्म। समझ आई बात कि व्हाट इज मेंट बाय फंक्शन डेफिनेशन एंड व्हाट इज मेंट बाय फंक्शन कॉल?
अच्छा, आप सवाल पूछेंगे जी इसका रियल लाइफ में क्या मकसद है, हमें क्या फायदा मिल सकता है? अभी देखें जब ये कोड कब चल रहा है, जब मैं इस बटन पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये कोड ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो रियल टाइम में तो ऐसा नहीं होता कि आप ब्राउज़र को रिफ्रेश करें तो ब्राउज़र को रियल टाइम में क्या होता है, यहाँ कोई बटन होता है, उस बटन पे क्लिक करें तो कोई एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक? यानी मैं मिसाल देता हूँ जी, मैं एक बटन बनाऊँ, उस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो ये वाला फंक्शन चले। ऐसे डायरेक्टली पेज रिफ्रेश करने पे ना चले। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बतानी है, मैं इस कॉल को हटा देता हूँ लेकिन फंक्शन को लिखा रहने देता हूँ। जावास्क्रिप्ट को हम कहते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कहते हैं? अब इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इवेंट ड्रिवन क्या होता है। उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इवेंट क्या होता है। तो इवेंट ये होता है, नॉर्मली जब आप ब्राउज़र में जाते हैं, तो आप कहीं क्लिक करते हैं किसी एलिमेंट पे, तो क्लिक करना क्या है, एक इवेंट है। डबल क्लिक करना क्या है, एक माउस को ड्रैग करना भी इवेंट है, ड्रैग करके माउस को लीव करना भी एक इवेंट है, राइट क्लिक करना, लेफ्ट क्लिक करना, ये सारे के सारे क्या हैं? इवेंट्स हैं। यानी व्हाटएवर एक्शन I perform on the web page that would be considered as event. अच्छा, ये सारे इवेंट किससे रिलेटेड है? माउस से रिलेटेड है। यानी क्लिक कौन सा इवेंट है, किसका इवेंट है? माउस इवेंट है। राइट क्लिक किसका इवेंट है? डबल क्लिक किसका इवेंट है? ये ड्रैग एंड ड्रॉप किसका इवेंट है? ये स्क्रॉल व्हील अप करना या स्क्रॉल व्हील डाउन करना या स्क्रॉलिंग करना, ये किसका इवेंट है? अच्छा, जो कुछ हैपनिंग है वो यहाँ कीबोर्ड से भी तो हो सकती है ना। यानी मैंने की प्रेस किया, ये भी एक इवेंट है। की को रिलीज किया, ये भी एक इवेंट है। तो इसका मतलब है ये इवेंट किससे रिलेटेड है? कीबोर्ड के इवेंट है। अच्छा, कुछ इवेंट्स और भी हैं। मैंने विंडो को रिफ्रेश किया, पूरी विंडो रीलोड हुई, ये भी तो एक इवेंट है। तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो आपको ये पता लग गया कि इवेंट क्या होता है। दूसरी बात आपको ये पता लग गया कि इवेंट की टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं। कीबोर्ड इवेंट्स हैं, माउस इवेंट्स हैं, विंडो इवेंट्स हैं, फॉर्म इवेंट्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट इवेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं। पता लगी? अब इन इवेंट्स पे मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो फंक्शन है ये पेज रिफ्रेश पे ना चले, बल्कि मैं यहाँ कोई बटन बनाऊँ, उस बटन पे क्लिक करूँ, उस क्लिक पर ये फंक्शन कॉल हो। ठीक? तो इसका मतलब ये है कि मुझे पहले एक बटन बनाने दें। ये मेरा बटन बन गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि रिफ्रेश करने के बजाय मैं इस पे क्लिक अच्छा, अभी रिफ्रेश करने पे चल क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैंने फंक्शन कॉल हटा दी है, सिर्फ फंक्शन डेफिनिशन हुई है। तो मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक हो, तो वो फंक्शन चले, पेज रिफ्रेश करने पे। तो इसका मतलब ये है कि मैं बटन पे एक क्लिक इवेंट परफॉर्म करना चाहता हूँ। अब देखें, मैंने आपको कहा है कि इवेंट्स माउस के भी होते हैं, इवेंट्स कीबोर्ड के भी होते हैं और बाकी भी इवेंट्स होते हैं। तो मैं फिलहाल सिर्फ क्या बताऊंगा आपको, माउस का इवेंट हैंडल करना। जब बटन पे क्लिक हो जाए तो मैं चाहता हूँ क्या कॉल हो, फंक्शन कॉल हो। इसका मतलब ये है कि मैं बटन के क्लिक इवेंट को हैंडल करना चाहता हूँ। हैंडल करने का मतलब क्या है कि मैंने जो फंक्शन अलग लिखा है और बटन अलग बनाया है, इन दोनों को आपस में क्या कर दूं, एसोसिएट कर दूं, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक बना दूं, ताकि इस बटन को पता लग जाए कि मेरे क्लिक पे मुझे क्या करना है। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे इवेंट हैंडलर्स डिफाइंड है। इवेंट क्या होता है ये बता दिया मैंने। और इवेंट हैंडलर्स या इवेंट लिसनर्स, आप यहां स्पेस देके सिर्फ वर्ड लिखें ऑन, क्या लिखेंगे? जितने भी ये ऑन है ना, ओ एन ऑन को छोड़ दें तो आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इवेंट का नाम है, जो इवेंट यहाँ पे अलाउड है। ब्लर, अबार्ट, कैन प्ले थ्रू, चेंज, क्लिक, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, डबल क्लिक, ड्रैग, ड्रैग्ड, या ड्रैगन, और ड्रैग एंटर, ड्रैग लीव, एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या है? इवेंट्स। और अगर शुरू में ऑन लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा? इवेंट हैंडलर या इवेंट लिसनर। क्या बन जाएगा? तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना ऑन क्लिक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑन क्लिक एक इवेंट लिसनर है। लिसनर का मतलब क्या होता है? सुनने वाला। इसका मतलब अब ये बटन, अच्छा पहले अगर मैं इसको हटा के बटन पे क्लिक करूं तो क्लिक तो हो रहा है ना, लेकिन इस क्लिक को लिसन कोई नहीं कर रहा। जब लिसन कोई नहीं करेगा तो एक्शन भी कोई परफॉर्म नहीं होगा। तो ये ऑन क्लिक लगाने का मतलब ये है
कि मैं इस बटन को कह रहा हूं कि आप लिसन करो। किसको लिसन करो? इवेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। बटन पे माउस ओवर भी हो सकता है, माउस लीव भी हो सकता है, माउस ड्रैग भी हो सकता है, माउस ड्रॉप भी हो सकता है, बटन पे डबल क्लिक भी हो सकता है। मैं क्या कर रहा हूं? किसको लिसन करो? सिर्फ क्लिक को लिसन करो। बाकी कुछ भी होता रहे, कुछ ना करो। सिर्फ किसको लिसन करो? क्लिक को लिसन करो। अच्छा, ये कह रहा है जी ठीक है, आपने मेरे साथ ऑन क्लिक एसोसिएट कर दिया। आई हैव स्टार्ट लिसनिंग ऑन द क्लिक इवेंट। अब आगे क्या करूं? मैंने कहा जब क्लिक परफॉर्म हो तो तब क्या कॉल करो? टेस्ट का फंक्शन। और ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ऑन क्लिक इक्वल्स टू टेस्ट का मतलब क्या है? ऑन क्लिक का मतलब ये है कि इस बटन को लिसन करते हो, जब भी क्लिक परफॉर्म हो तो आप क्या करो? टेस्ट को कॉल कर दो। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं, नथिंग हैपेंस, बट द मोमेंट आई क्लिक ऑन द बटन, जो फंक्शनैलिटी मैंने अपने फंक्शन के अंदर लिख दी है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जब जब दोबारा क्लिक, ये हमारे वेब पेज पर हमारी पहली इंटरैक्टिविटी है। इंशाल्लाह हम कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन प्लीज मेक श्योर करें कि आप पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स, मेक श्योर कि यहाँ से आगे हर बात तब समझ आएगी जब पिछला कुछ क्लियर होगा। अदरवाइज मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आपको चीज समझ आए। इसलिए मैं बार बार आपको ये पीट रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं, इनमें थोड़ा सा जोर लगा लें